चलिए शुरू से देखते हैं एक बार। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है भारत का, जो लगभग भारत के 43% क्षेत्र में मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की नदियां, जो एक है सिंधु नदी, ठीक है, एक है क्या गंगा नदी, और एक है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से और अपने गिरिपाद पर उन अवसादों के जमाव से क्या बना है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। क्योंकि यह सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन, है ना। तो ये क्या है आपका, यहाँ इस वाले एरिया में पूरा आपका ये मैदान बन के तैयार हो गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके ऊपरी साइड से क्या जाएगा, सिंधु नदी, फिर इसके बीचों बीच से गंगा नदी, और इधर से ऊपर से अरुणाचल प्रदेश से नामचा बरवा से होते हुए कौन सा नदी आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी अवसाद एकत्रित किए गए हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। तो लिखिए, नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के एकत्रित होने से एकत्रित होने से उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये देखो, अब अगर मैं कर्क रेखा को ऐसे करके बनाऊं तो ये बीचों बीच कर्क रेखा है, यहाँ पे 23.5 डिग्री। तो ये कर्क रेखा के उत्तर में है कि पश्चिम में है कि पूरब में है कि दक्षिण में है। तो हमें उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ देखने को मिलेगा, कर्क रेखा के उत्तर। उत्तर में, है ना। तो इसको भी लिख लीजिए, कर्क रेखा के उत्तर में अधिक क्षेत्र में विस्तारित है ना। यहाँ भी आप लोगों को कुछ मैदान देखने को मिलेगा, जैसे इस एरिया में राजस्थान का मैदान देखने को मिलेगा, ये वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद ये गंगा का मैदान जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों तक आ जाता है। पश्चिम मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और यमुना नदी, इन सब का क्या है, सहायक नदियां हैं ना, जो भी गंगा की सहायक नदियां हैं उनके द्वारा भी मैदान निर्माण होता है। तो ऐसे लिखिए, कर्क रेखा के उत्तर में अधिक क्षेत्र में विस्तृत विस्तृत है ना। कर्क रेखा के उत्तर में अधिक मात्रा में विस्तृत अधिक मात्रा में विस्तृत है, ठीक है। क्योंकि अब देखो, कर्क रेखा के भी उत्तर में है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, उत्तर भारत का विशाल मैदान ही बोला जाता है, ठीक है। अब इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ देखो, ये वाला एरिया है आपका पंजाब, ठीक है। और यहाँ यहाँ जाते जाते यहाँ पर क्या है, असम है आप लोगों का, ठीक है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी मैदान बनाती है, पंजाब में सिंधु और सतलज नदी अपना मैदान बनाती है ना। तो ये लगभग पंजाब से लेकर असम तक 2400 किलोमीटर में विस्तारित है। इसको भी लिख लीजिए, ये पंजाब से असम तक 2400 किलोमीटर में विस्तारित है ना, 2400 किलोमीटर में फैला है, ठीक है। और ये मैदान अत्यंत उपजाऊ है, क्यों, क्योंकि ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा जितने भी प्रकार के जीव जंतुओं के अवशेष हैं, अब तालाब में भी देखिए, तालाब का जो नीचे का पानी रहता है, मिट्टी रहता है, उसको सब लोग अपने अपने खेत में ले जाने के लिए मतलब एक्साइटेड रहते हैं ना। जब भी गांव का खुदाई होता है तो देखेंगे तालाब का जो सूखा कर आते हैं तालाब को, तो उसका जो नीचे का मिट्टी रहता है वो सब अपने अपने खेत में ले जाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि खेती के लिए बहुत ही उच्च क्वालिटी का मतलब माहौल प्रदान करता है। तो उसी प्रकार जब गंगा ब्रह्मपुत्र ही ये जो भी नदियां हैं, ठीक है, वो अपने साथ प्रतिदिन उतने सारे अवसादों को पहाड़ी क्षेत्रों से बहा कर ला रही है ना। तो उसके द्वारा जो जमाव होगा अगल बगल में, वो जमाव वाला क्षेत्र कैसा होगा, अत्यंत उपजाऊ होगा, ठीक है ना। तो लिखो, ये भूमि अत्यंत उपजाऊ होती है, अत्यंत उपजाऊ, अत्यंत उपजाऊ मैदान है, ठीक है। और मैदान उपजाऊ होने के साथ साथ पूरा फ्लैट है ना, पूरा समतल मैदान है, कहीं पे उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे नहीं है, क्योंकि नदी के द्वारा बहा कर
जमाव किया जा रहा है, तो एक लेयर में वो लेयर बाय लेयर जमते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अत्यंत उपजाऊ है और साथ में क्या है, समतल मैदान है। ठीक है, देखो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको मुख्य रूप से चार भाग में हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से बनावट के निर्माण के आधार पर ये चार भाग में होते हैं मैदान। निर्माण के आधार पर चार भागों में इसका वितरण किया गया है। तो ये चार भाग कौन कौन से हैं? भाबर, तराई और बांगर। सॉरी, बांगर नहीं, पहले खादर लिख लो, फिर लिख लो बांगर। ठीक है, भाबर तराई बांगर, पहले बांगर खादर होता है लेकिन खादर बांगर लिख लो। क्यों? इसको एक ट्रिक से याद रखना, भात खाबो, भात खाबो करके। ठीक है, तो भ से भाबर, त से तराई, ख से खादर और व से बांगर। ठीक है, तो भात खाबो करके याद रखो। ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा। निर्माण के आधार पर टोटल चार। ठीक है, चार तरीके से ये होता है। अब इनको एक एक करके देखते हैं, भाबर क्या होता है, बांगर क्या होता है, तराई क्या होता है। चलिए, ये आप लोगों का शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक हो गया। अब इसी शिवालिक से नदियां जो है वो एंट्री करती हैं अंदर उत्तर भारत में। और ये क्या है, आप लोगों का उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का मैदान है ये। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले ये उतरेंगी तो यहाँ पे अपने साथ कंकड़ मिट्टी को भी लेके आएंगी कि नहीं आएंगी? यहाँ पे बहुत सारे कंकड़, जो पर्वतों के कंकड़ है वो जमा होंगे। तो ये नदियां जब इसमें घुसती हैं तो कंकड़ को लेके आती हैं। तो कंकड़ में आने के कारण यहाँ पे भाबर होता है सबसे पहले। यहाँ पे क्या होती है, नदियां विलुप्त हो जाती हैं भाबर में। ठीक है, फिर जो बचे कुछ जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आके यहाँ सामने आ जाते हैं, और उससे भी क्या होता है, छोटा कण होता है ये, तो यहाँ पे वो जमा हो जाता है ये छोटा छोटा कण। ठीक है, यहाँ से जब नदियां, तो यहाँ से फिर ये नदियां यहाँ वापस निकलती हैं, निकलते हुए प्रतीत होती हैं। कब? भाबर के बाद तराई क्षेत्र आ जाता है तो इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या बोलना चाहिए, दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नदियां वापस निकलती हैं और फिर यहाँ से प्यूरिफाई होते हुए नदियां आगे की ओर बहती जाती हैं। ठीक है, तो बहती जाती हैं तो देखिए, बहती जाएंगी तो उसके जो निकट का रहेगा क्षेत्र, ठीक है ना, जो आसपास का जो मैदानी क्षेत्र रहेगा वो क्या कहलाएगा आप लोगों का? खादर कहलाएगा, नई मिट्टी है। ठीक है, ये बह रही हैं और अपने अगल बगल में नई मिट्टी को, जो नई मिट्टी है उसको जमाव करते जा रही है ना। तो इस नदी के अगल बगल की जो मिट्टियां होंगी वो क्या होंगी आपकी? खादर मिट्टी होगी, मतलब नई जलोढ़ मिट्टी होगी। और इसके बाद थोड़ा दूर चले जाने पर, उससे थोड़े दूर क्षेत्र में क्या होगी, जो जमा होगी, ये इस क्षेत्र में जो जमा होंगी उससे जो पहले से ही जमा हो चुकी हैं वो मिट्टी क्या कहलाएंगी आपकी? बांगर मिट्टी कहलाएंगी, है ना। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो कुल मिला के हमें चार प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। पहला क्या कहलाएगा आप लोगों को? भाबर, जो क्या है, एकदम कठोर और कंकड़ मिट्टी से भरपूर रहेगा। ठीक है, पथरीली मिट्टी होगी, इसमें पत्थरों की अधिकता होगी। और जैसे ही नदियां इसमें एंट्री मारेंगी तो ये इसमें विलुप्त हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पत्थरों के नीचे से ही बहेगी नदियां। उसके बाद अगला जो आता है आप लोगों का क्या है, तराई क्षेत्र। पहला आप लोगों का क्षेत्र होगा भाबर, दूसरा हो जाएगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र मीन्स क्या? ये दलदली क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे नदियां अब तराई क्षेत्र में वापस निकलते हुए दिखती हैं। ठीक है, क्योंकि अब पत्थरों की समाप्ति हो जाती है यहाँ पे, तो वो वापस निकलती हैं और फ्लैट जो भूमि रहती है उसमें बहती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, तराई क्षेत्र में नदियां वापस दिखती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत दलदली क्षेत्र होता है क्योंकि कीचड़ कंकड़ की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पे आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है। और जहाँ पे कीचड़ कंकड़ ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगी, मच्छर ज्यादा होंगे, है ना, मक्खी ज्यादा होंगे। इसी कारण यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज्यादा होगी। लेकिन एक चीज होता है, यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन इस भूमि में क्या होता है, गन्ना का खेती बहुत अच्छा होता है। ठीक है, गन्ना की खेती बहुत अच्छी होती है, याद रखना, क्योंकि गन्ने को पानी की मात्रा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, तो इसीलिए गन्ना अच्छा होता है। उसके बाद अगला आता है आपका खादर, जो समुद्र, जो नदी बहती है उसके जस्ट बगल की भूमि, है ना। तो नई खादी करके याद रखना, नई खादी। नई खादी मतलब जो भी आपका खादर भूमि है वो कैसा है,
नवीन जलोढ़ मृदा है, जो तुरंत तुरंत नदियों के द्वारा लाकर अपने किनारे किनारे में क्या किया जा रहा है, उसका जमाव किया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी नई खादी। नई खादी मतलब खादर। तो ये नदी के बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पे नदी अक्सर बाढ़ आते रहता है नदी में, वो वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इस वाले एरिया में, खादर एरिया में लगातार नदियां अपने नए अवसादों का जमाव करते रहती है। मतलब यहाँ पे नया मिट्टी लगातार परिवर्तित होते रहता है यहाँ का मिट्टी। इसलिए ये क्या होता है, अत्यंत उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होते हैं, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इन कारण से खादर भूमि जो है वो क्या होता है, अत्यधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न भूमि बोलते हैं। निम्न भूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये समुद्र के, या तो नदी के, सॉरी समुद्र बोलता हूँ, नदी के तुरंत पास में होता है। ठीक है, नदी से जुड़ा होता है, इसलिए वो थोड़ा ढलान और निम्न होती है। उसी प्रकार थोड़ा सा दूर जाएंगे, ठीक है, तो ये देखिए, ये आसपास की जो भूमि है वो क्या कहलाएगा आपका, ये वाला एरिया आपका, अगर खादर है, तो थोड़ा दूर वाला एरिया क्या कहलाएगा, उससे थोड़ा दूर जो पहले से जमा हो चुका है अवसाद। ठीक है ना, ये क्या है, पहले से जमा हो चुका है, अब ये पुरानी होती जा रही है ना, क्योंकि नई तो आसपास में जमा होती जा रही है नदी के, तो ये दूर धकेलती जा रही है अपने आप को, होती है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या, ठीक है, ये बाढ़ पहले इसमें आता था, लेकिन अब बाढ़ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब निम्न भूमि में बाढ़ आ रहा है, क्योंकि खादर भूमि में बाढ़ आ रहा है। ठीक है ना, तो ये पुरानी जमाव वाली मृदा होती है, पुरानी मृदा होती है। ठीक है, जो नदियों के द्वारा जमा की गई होती है। ठीक है, इसमें भी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू खादर इसमें पोषक तत्व की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, उपजाऊ प्रवृत्ति के होते हैं। ये सारे मैदान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, है ना, असम, इन सब एरिया में आप लोगों को ये सब मैदान देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये उपजाऊ भी पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन खादर की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो ये समझ में आया, बांगर, खादर, भाबर, तराई क्या होता है। इसको मैं एक बार अलग से बना देता हूँ। ठीक है, इसको लिखिए सबके बारे में एक एक करके। पहले लिखिए बांगर के बारे में, भाभर के बारे में लिखिए, पहले भाभर। ठीक है, फिर उसके बाद लिखिए भाभर, फिर लिखिए तराई, फिर लिखिए बांगर या खादर, फिर बांगर। तो भाभर, तराई, खादर और बांगर। तो एक एक चीज बोलते जा रहा हूँ, उसको ध्यान से लिखते जाइए। पहला लिखिए भाभर में क्या होता है, ये क्या लिखना चाहिए, पर्वतों का, पर्वतों से जुड़ा हुआ निचली भाग होता है। ठीक है, तुरंत पर्वत जैसे ही समाप्त होते हैं तो पर्वतों का निचला भाग है ये, ऐसे लिखिए, पर्वतों का निचला भाग। इसमें क्या होता है, पत्थरों की अधिकता होती है, पत्थर अधिक मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि नदियां जो है वो अपने साथ पत्थरों को बहा के लाती हैं और वहीं पे छोड़ती जाती है। सॉरी, तो पत्थरों को वहीं छोड़ती जाती है। ठीक है, तो पत्थर वहीं पे, बहुत सारे पत्थरों का जमाव होगा तो नदियां का बहाव हमको दिखेगा नहीं, दिखेगा। इसीलिए क्या होती है, यहाँ नदियां गायब हो जाती हैं, यहाँ नदियां गायब हो जाती हैं। ठीक है, ये भूमि खेती योग्य होगा, इतना सारा रेतीला कंकड़ सब चीज रहेगा, पत्थर वत्थर, तो खेती लायक होगा? नहीं होगा, तो खेती के उपयुक्त नहीं है, खेती के उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति का अभाव होगा, जब पत्थर है तो वनस्पति मिलेगा नहीं, मिलेगा। ठीक है, ये जो शिवालिक का गिरिपाद क्षेत्र है वो क्या होता है, भाभर होता है। ठीक है, तो शिवालिक का गिरिपाद भूमि, ठीक है, और ये पूरी तरह से समांतर शिवालिक के जो, शिवालिक इस तरीके से, शिवालिक का पर्वत है ना, तो इसके नीचे में इस तरीके से समांतर यह भाबर फैला हुआ है। ठीक है, अब सारी नदियां नीचे उतर रही हैं तो इस तरह से पूरा फैला हुआ है, तो लिखो समांतर विस्तृत है, लिखो इसको, है ना, समांतर विस्तृत है, किसके, शिवालिक के, शिवालिक के समांतर विस्तृत है ये। ठीक है, और दूसरा में लिखेंगे तराई क्षेत्र। तराई कैसा है,
दलदली क्षेत्र हो जाता है, दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे क्या होता है, नदियां वापस दिखाई देती हैं, हमें क्या देखने को मिलेगा, नदियां वापस निकलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दलदली होने के कारण जैव विविधता ज्यादा होगा, लिखो, जैव विविधता अधिक होगा, जिसके कारण स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होंगी, स्वास्थ्य समस्या होगी, ठीक है। चूंकि दलदली है इसलिए ये क्या है, गन्ना खेती हेतु उपयोग है, गन्ना खेती हेतु उपयोगी है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है कि नहीं है? यस सर। तो गन्ना किस लिए उत्पादन हो रहा है, क्योंकि वहां पे तराई क्षेत्र है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद और क्या बचा, दलदली क्षेत्र हो गया, नदियां वापस दिखती हैं, जैव विविधता यहाँ अधिक होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या गन्ना खेती हेतु उपयुक्त है। चलिए, अगला लिखिए खादर क्षेत्र। खादर में लिखो, ये नदियों का बाढ़ वाला क्षेत्र है, नदियों का बाढ़ वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ प्रत्येक वर्ष मृदा परिवर्तन होती है, प्रत्येक वर्ष मृदा परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, इस वाले एरिया में, ठीक है। मतलब जलोढ़ मृदा का नवीनीकरण हो जाता है, मृदा का नवीनीकरण होता है, इस तरीके से लिखिए, जलोढ़ मृदा जो होती है उसका नवीनीकरण हो जाता है। इसमें क्या होगा, पोषक तत्व अधिक होगा, अधिक होगा, है ना? मतलब ह्यूमस की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, अधिक होंगे, कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, अत्यधिक उपजाऊ होगा, अत्यधिक उपजाऊ होगा, ठीक है। और इसको क्या भूमि बोला था, निम्न भूमि बोला था, है ना। ये क्या है, निम्न भूमि है, क्योंकि ये नदियों के तुरंत किनारे किनारे में अभी इसका क्या हो रहा है, जमाव होते जा रहा है, ठीक है। तो और जो बांगर है वो उच्च भूमि हो जाता है, क्योंकि उनमें जमाव हो चुका है, उसमें पहले बाढ़ आता था, अब बाढ़ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, ठीक है। तो लिखो, ये पहले तो इसको लिख लो, उच्च भूमि है करके लिखो, ठीक है। ये पूर्व में बाढ़ आते थे, यहाँ लिखो, पूर्व में बाढ़ आते थे, लिखो, पहले बाढ़ आते थे, अब बाढ़ इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। ये पुरानी जमी मृदा है, पुरानी जमी मृदा है, ठीक है, पुराने समय में जमा हुआ मृदा था, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमस भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन खादर की तुलना में कम उपजाऊ, खादर की तुलना में कम उपजाऊ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसको बनाने हिसाब से धान की खेती, गेहूं प्रदेश टॉप में है ना, भी पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो ये सब चीजों को अपने से लिख लेना, वो सब चीज उतना नहीं पूछता है कि कौन से भूमि में किस प्रकार की खेती की जाती है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार हम लोग इतना लिख लिए हैं पूरा, उसके बाद देखिए एक बार पूरा मैदानों की स्थिति को देख लेते हैं हम लोग, सर बचा है ठीक थोड़ा है। सा। चलिए लिखिए, ठीक है। तो ये खादर भूमि की तुलना में कम उपजाऊ होती है, बांगर भूमि। तो अब देखिए, जो मैदान है उत्तर भारत का मैदान, उसको हम लोग मुख्य रूप से 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है। पहला सिंधु सतलज का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। तो वो एरिया आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, एक बार उसको मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हुआ, छूट गया उसको बाद में लिख जी सर। लीजिएगा रिकॉर्डिंग देख के, ठीक है ना, क्योंकि क्लास को जल्दी खत्म करना है आप लोगों का, 12 जुलाई के पहले खत्म करने का था, लेकिन अब शायद हो पाएगा लग रहा है। चलिए, ये है भारत, ठीक है, इसको करो लॉक। अब इसमें देखो, ये जो होता है आपका, ये राजस्थान वाला एरिया, ये है क्या, राजस्थान का एरिया, तो ये राजस्थान का मैदान है, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है आपका, ये वाला,
पंजाब और ये वाला क्षेत्र, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका सिंधु सतलज का मैदान, ठीक है। ये राजस्थान का मैदान। ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा, गंगा का मैदान, ठीक है। और यहाँ का जो एरिया है ये क्या कहलाएगा आपका असम का मैदान। क्यों, क्योंकि यहाँ से नदियां निकलती हैं क्या, ये आपकी कौन सी नदी है, सिंधु, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे बना देता सिंधु। और सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, सतलज, ठीक है। ये क्या नदी है, सिंधु। ये वाली नदी कौन सी है, सतलज, ठीक है। राजस्थान में एक नदी बहती है कौन सी, घग्गर, कौन सी नदी, घग्गर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से निकलती है और ये गंगा नदी बीचों को बीच होते हुए जाके बंगाल में गिर जाती है, सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ, बांग्लादेश। उसी प्रकार यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ये होते हुए यहाँ पे आके पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है आपकी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये कौन सी नदी है आपकी, गंगा की नदी, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से चार मैदान, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये, ठीक है। ये आपका कौन सा है, सिंधु सतलज का मैदान है। लिखिए इसको, सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु सतलज मैदान, ठीक है। ये कहाँ पे है, पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में फैला हुआ है, पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, सिंधु सतलज का मैदान, ठीक है। चलो बताओ, एक चीज बताओ, जो भारत में हरित क्रांति कब आया था, हरित क्रांति कब आया था भारत में, 1966 से 1969 के आसपास आया था। यहीं भी योजनाओं का हुआ था, पता है ना। हरित क्रांति के समय जो पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया था और स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पे क्या लागू किया गया था, हरित क्रांति लाया गया था, ठीक है। जिसमें उच्च क्वालिटी के उच्च उच्च किस्मों के बीजों का उपयोग करके मतलब पूरे भारत में धान की पैदावार को बढ़ाने का कोशिश किया गया था। तो उस समय सबसे ज्यादा प्रभाव इस सिंधु सतलज के मैदान पर ही पड़ा, इसीलिए पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान की पैदावार है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना। तो लिख लो इसको, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा के सिंधु सतलज मैदान पर ही पड़ा था, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये राजस्थान का ये वाला क्या होगा आपका, घग्गर का मैदान, या तो इसको लिखो राजस्थान का मैदान, ठीक है। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका, गंगा का मैदान, ठीक है। अब इसको भी अगर चाहें तो दो भाग में बांट सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, इधर वाले को अपर गंगा, इधर वाले को, बीच वाले को मिडिल गंगा, और ये वाला जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र इसको लोअर गंगा, ठीक है। खैर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये गंगा का मैदान यही है, याद रखिएगा, ठीक है। जो कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। इतना ही याद रखो बस, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, तो ये ब्रह्मपुत्र असम का मैदान हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान या तो असम का मैदान, ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान, ठीक है। और ये कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में और असम में मुख्य रूप से फैला हुआ है, ठीक है। एक तैरता हुआ द्वीप है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, उसका नाम क्या है, पता है जामुनी किसी को, माजुली। माजुली द्वीप है ना, माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इसको एक जिला का दर्जा दे दिया गया है असम सरकार के द्वारा, ठीक है। मतलब एक तैरता हुआ द्वीप बोलते हैं उसको, क्योंकि वो ठीक बीचों बीच में, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती है ना, तो इसकी दो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो ये वाले एरिया में है, ठीक है। इसीलिए इसको तैरता हुआ द्वीप बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र है, ये भी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इसके बीचों बीच में होने के कारण इसको तैरता हुआ द्वीप बोलते हैं, ठीक है। अब गंगा के मैदान की प्रॉपर्टीज है, गंगा का मैदान का क्या प्रॉपर्टी है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, घनी यूपी। जनसंख्या सब, हाँ यूपी बिहार में है, ठीक है। तो गंगा के मैदान का कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे अत्यधिक उपजाऊपन है, ठीक है ना। यहाँ का क्या है, अत्यधिक उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही है, क्योंकि यह खादर बनाती है, ठीक है ना। लगातार इसका मृदा चेंज होते जाता है, किस प्रकार की मृदा है,
खादर खादर प्रकार की मृदा है, ठीक है। उसके बाद देखो, इसका ढाल किधर होगा? जब गंगा नदी इस टाइप तरफ बह रही है इधर पूर्व की ओर, तो इसका पूर्व ढाल की ओर। किधर होगा? दक्षिण पूर्व की ओर होगा, है ना। मतलब देखिए, अगर ऐसे मैं मैप बना दूं, और ये क्या है आप लोगों का, ये वेस्ट है और इधर ईस्ट है, तो वो इस तरीके से बह रही, तो इसका ढाल कैसा होगा? दक्षिण पूर्व की ओर होगा। ढाल दक्षिण पूर्व की ओर होगा, दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। तो इसको याद रखना। और अगर ब्रह्मपुत्र मैदान का एक क्वालिटी बताऊं, तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, पता है कि नहीं है आप लोगों को? तो ये कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होगा, कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है। असम ब्रह्मपुत्र के मैदान साइड में, है समझ में? यहाँ पे एक नदी निकलती है, उसका नाम बताओ, सिक्किम से होते हुए वो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, उसका नाम क्या है? तीस्ता, है ना। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। कई लोग गंगा नदी मार देते हैं, ठीक, क्योंकि सिक्किम से निकलती होगी तो जाके वो पहले भारत में मिल जाती होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। भारत का मैदान क्लियर, इतना में कोई दिक्कत परेशानी? बांगर खादर भाबर तराई, इन सब में कोई परेशानी? उच्च भूमि किसको बोलते हैं, निम्न भूमि किसे बोलते हैं, कोई दिक्कत? क्लियर है इतना में? चलिए, अब देखते हैं हम लोग मरुस्थल, ठीक है। भारत का ग्रेट मरुस्थल मतलब महान मरुस्थल, हो गया इतना। इसको स्लाइड करूं आगे? जी सर। चलिए, अगला लिखिए, भारत का मरुस्थल, डेजर्ट, ठीक है। अब बताइए, मरुस्थल किसको कहेंगे हम लोग? कौन से क्षेत्र को कहेंगे? ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दो। अत्यधिक अल्प वर्षा हो और वनस्पति का अभाव हो। अल्प वर्षा मीन्स जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, उसको क्या बोलेंगे? मरुस्थल। लिखिए, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ अति अल्प वर्षा हो, अति अल्प वर्षा हो तथा वनस्पतियों का अभाव हो, वनस्पतियों का अभाव हो, और वर्षा कितना हो? 50 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है ना। 50 सेंटीमीटर से कम हो, तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों का? रेगिस्तान कहलाएगा, ठीक है। मरुस्थल या रेगिस्तान, ठीक है। देखिए, भारत में जो आप लोगों का रेगिस्तान है, डेजर्ट, वो दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला क्या? गर्म, हॉट। और एक क्या होता है? कोल्ड, ठंडा, ठीक है। तो गर्म में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे रेत पाया जाएगा, और कोल्ड में क्या पाया जाएगा? यहाँ पे बर्फ पाया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी तो दोनों का सेम होगा, अल्प वर्षा होगा, वनस्पति का अभाव होगा, लेकिन एक जगह में पानी की कमी के कारण अभाव होगा, और एक जगह में बर्फ है उसके कारण प्रभाव होगा, ठीक है। तो गर्म में कौन सा आ जाएगा? थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, ठीक है। और कोल्ड में क्या आ जाएगा? क्या आएगा? लद्दाख मरुस्थल, ठीक है। रहने को ये भी वृष्टि छाया प्रदेश है, और रहने को ये भी वृष्टि छाया प्रदेश है, ठीक है। तो वृष्टि छाया मतलब क्या? जैसे ये भारत है, ठीक है। हम्म ये क्या हो जाएगा आपका? थार का मरुस्थल है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। ये क्या है आपका? लद्दाख का मरुस्थल है। तो यहाँ पे क्या है आपका? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, यहाँ से जो मानसून आती है, इस मानसून को यहाँ रोक देता है, और ये यहाँ रोक देता है, ये आसपास में मानसून अटक जाता है, ठीक है ना। तो इसके कारण, ये अरावली श्रृंखला के कारण थार की तरफ नहीं जा पाता है, और हिमालय के कारण
लद्दाख की तरफ नहीं जा पाता है मानसून, तो वहां पानी नहीं गिर पाता है ना, पानी नहीं गिराता, तो जिस कारण से क्या होता है वो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों मरुस्थल क्या है, भारत के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित हैं, वृष्टि छाया प्रदेश में उपस्थित हैं। ठीक है, दोनों पर्वतों के कारण वहां पे मानसून रुक जा रहा है। चलिए, वृष्टि, वृष्टि का मतलब क्या होता है बताइए। वर्षा। वर्षा, अत्यधिक वर्षा है ना, उसको वृष्टि बोलते हैं, तो उसका अपोजिट पूछे तो अल्प वृष्टि हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात क्या है, इसको यहां तक हो गया, ये समझ में आ गया, भारत का जो मैप बना के समझाया उससे अरावली और हिमालय के कारण ये दोनों क्या हो गए हैं, वृष्टि छाया हो गए हैं। तो दूसरा चीज बताइए, जो आपका बर्फ मरुस्थल है, ये विषुवत रेखा से बहुत दूर होने के कारण, अब देखिए विषुवत रेखा 0 डिग्री से ऊपर कर्क डिग्री, ये कर्क रेखा से भी ऊपर है हिमालय पर्वत है ना, तो विषुवत रेखा से अत्यधिक दूर होने के कारण क्या होता है, ये अत्यंत ठंडा क्षेत्र है। लिखो, विषुवत रेखा किसको बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं ना, विषुवत रेखा से अत्यधिक दूर तथा हाइट क्या है, अधिक है, हाइट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, अत्यधिक ठंडा जगह होगा, अत्यधिक ठंडी जगह है। आया समझ में। अब थार मरुस्थल में क्या होगा, ये क्या होगा, कर्क रेखा तो राजस्थान से ही होकर गुजरती है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, गर्म रेगिस्तान होगा। तो ये विषुवत रेखा से कम दूरी पर है, विषुवत से कम दूरी के कारण गर्म होगा, गर्म क्षेत्र होगा। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, यहाँ क्या पाई जाती है, बालू पाई जाती है। तो बालू का क्या प्रॉपर्टी होता है, वो हीट को तुरंत एब्जॉर्ब करता दिन है और गर्म ठंडा और होने रात पे में ठंडा हो जाता हाँ तुरंत रिलीज कर देता है ना। तो बालू के कारण यहाँ क्या होता है, रात को ठंडा होता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है, और दिन में अत्यधिक गर्म हो जाता है ये मरुस्थल। ठीक है, अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, इसीलिए देखना, राजस्थान में जब भी घूमने जाते हैं तो कोई भी प्रोग्राम जो होता है जैसलमेर साइड में, वो क्या होता है, रात रात को प्रोग्राम होता है, और वहां पे ठंडा रहता है मौसम। ठीक है, क्योंकि बलुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये जो थार का मरुस्थल है वो कहाँ पे है, अरावली के पश्चिम क्षेत्र में है, अरावली के पश्चिम क्षेत्र में है थार का मरुस्थल। ठीक है, देखो इस मरुस्थल में जब हवा चलती है जोरों से, तो इस तरह से बालुओं के क्या बन जाते हैं, टीले बन जाते हैं। जैसे इधर से हवा आएगा है ना, हवा जोर से, तो यहाँ पे बालू जमा होकर इसके टीले बन जाएंगे। ठीक है, तो इन टीलों को बरखान बोला जाता है। ठीक है, ये अर्ध चंद्राकार टीले होते हैं। जैसे अब हवा प्रेशर मारेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्राकार तरीका से टीला बन जाता है, टीला निर्माण हो जाता है बालुओं का। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, बरखान बोलते हैं। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार बालू के टीले, बालू के टीले, इसको क्या बोलते हैं, बरखान बोला जाता है, बरखान। याद रखना इसको। ठीक है, ये बरखान कहलाते हैं। और देखो इसमें एक और चीज पाया जाता है थार के मरुस्थल में, ये मान लो एक पत्थर है, ठीक है, पत्थर खड़ा है, अब लगातार नीचे से, अब समूह जो हवाएं चलती हैं वो बालू के समतल बराबर पैरेलल चलती हैं। ठीक है, तो इसके बराबर पैरेलल चलती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पत्थर है, ठीक है, तो इस पत्थर को नीचे से क्षरण करते जाते हैं, इरोड करते जाती हैं। ठीक है, ये ऐसा, फिर ये इसको इरोड करते गए, फिर इधर से ये इरोड करते गया, तो अंत में ये क्या हो जाता है, इस टाइप का मशरूम आकार का सेल बन जाता है, ऊपर से बचता है बस, और नीचे वाला एरिया जो है वो क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है, पूरा इसका क्षरण हो जाता है। तो इससे क्या बन जाता है, यहाँ पे मशरूम रॉक का निर्माण हो जाता है, मशरूम रॉक, मशरूम रॉक, इसको क्या बोलेंगे, रॉक को सेल, छत्रक सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, छत्रक सेल का निर्माण हो जाता है कहाँ पे, रेगिस्तानों में। ठीक है, क्योंकि ये नीचे से हवा जो है वो पत्थर को पूरी तरह से अपर्दित कर देती है। ये पहले पत्थर तो ऐसा था, इस टाइप का था पत्थर, ठीक है, पूरा ये ऐसा था पत्थर,
लेकिन जब नीचे से हवा लगती है लगातार और उसको अपरदित करते जाती है, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, मशरूम सेल के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका मशरूम सेल। तो मशरूम सेल भारत में कहाँ पाया जाता है, ये पूछ लेगा। छत्रक सेल कहाँ पाया जाता है, तो थार के मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, और जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान के कुछ भाग पाकिस्तान में भी हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे पंजाब, पंजाब कटा है तो आधा पंजाब पाकिस्तान में है, आधा पंजाब भारत में है। उसी प्रकार राजस्थान का कुछ भाग पाकिस्तान में है। ठीक है ना, तो वहां पे भी मरुस्थल का प्रभाव होगा, मरुस्थल वहां भी फैला होगा। तो उस एरिया वाले मरुस्थल को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के जो सिंध प्रदेश में है उसको चोलिस्तान बोलते हैं। ठीक है, याद रखना उसको। ये कैसे बताऊं, चलिए उसको ऐसे ही देख लीजिए। ये थार का मरुस्थल है। तो जो भारत वाला एरिया है, भारत वाला एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थार का मरुस्थल। और उसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, चोलिस्तान बोलते हैं। चोलिस्तान पाकिस्तानी क्षेत्र, पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और थार का मरुस्थल हमारे किस में है, राजस्थान में है। तो ये राजस्थान और ये चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान। ठीक है, तो ये आप लोगों का मरुस्थल खत्म इतना में। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा, बरखान को पूछेगा। ठीक है ना, और क्या, छत्रक सेल को पूछेगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अगला अब हम लोग देखेंगे क्या, प्रायद्वीपीय भारत। चलिए, प्रायद्वीपीय पठार को देखिए अब। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, बताइए, क्या कहलाता है प्रायद्वीप। तीन तीन ओर से जल से ऐसा घिरा हो। भूभाग जो जल से तीन ओर से घिरा हुआ हो। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, ऐसा भूभाग जो जल से तीन ओर से घिरा हो, तीन ओर से घिरा हो। ठीक है, जैसे कि ये भारत का दक्षिणी भाग है, तो इधर क्या है, अरब सागर है। इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है, हिंद महासागर है। तो ये देखो, ये पूरा तीन ओर से, इधर से, इधर से पूरा, इधर से, इधर से और इधर से, तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, समुद्री क्षेत्र से। इसीलिए जो आपका दक्षिण भारत का पठार है, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, क्योंकि तीन ओर से घिरा हुआ है समुद्र से। दूसरा चीज ये बताओ, पठार तो हो गया, खाड़ी किसको बोलते हैं, खाड़ी किसे कहा जाता है, जैसे पढ़े हो ना। तो तीन हाँ, ओर से तो बंगाल। जल से घिरा होगा। नदी जल से समुद्र में। नहीं, स्थल से घिरा होगा। खाड़ी वो होता हाँ है सर, जो हाँ। तीन ओर से, स्थल से नहीं, जल से घिरा होता है, और एक ओर से स्थल से घिरा होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, ये एक, दो और तीन, तीन ओर से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, और एक ओर से जल से घुला हुआ है। यहाँ पे क्या है आपका, खंबात की खाड़ी। तो इधर, इधर और इधर, तीन ओर से ये क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, एक ओर से जल से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीप का उल्टा क्या होगा, खाड़ी मान के चलो। ठीक है ना, जो तीन ओर से क्या होता है वो खाड़ी होता है। और प्रायद्वीप वो होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है और एक ओर से स्थल से घिरा होता है। तो ऊपर साइड क्या जी। है, स्थल है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा आपका, प्रायद्वीप होगा। ठीक है, खाड़ी और प्रायद्वीप में दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज बताइए, पठार किसको बोलते हैं, प्रायद्वीप तो समझ गए, पठार किसको बोलते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से बना जो लावा जमते जाता है उससे पठार बनता है। नहीं, वो मैदान तो से ऊपर ठीक उठा है, हुआ वो तो, भाग। हाँ, मैदान से ऊपर उठा हुआ ऐसा उच्च भूमि जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से ऊपर है, लेकिन जो जिसका ऊपर वाला भाग है वो पहाड़ों की तरह शीर्ष ना होते हुए, नुकीला ना होते हुए पूरा समतल हो। सपाट। ठीक है, सपाट हो, वो क्या कहलाएगा आप लोगों का, पठार कहलाएगा। जैसे कि ये देखो, ये मैदान है, तो यहाँ से 300 मीटर ऊपर उठा रहेगा और सपाट रहेगा ऐसा।
ठीक है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, 300 मीटर से ऊंची होगी। ठीक है, 300 मीटर के आसपास होगी। और ये ऊपर का एरिया क्या होगा, सपाट होगा। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका, पठार कहलाएगा। ठीक है, ये कैसा होगा, एक हाईलैंड होगा, उच्च भूमि होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। अगर लिखना चाहते हो तो पठार किसको बोलते हैं, मैदान से 300 मीटर ऊंची भूमि जिसका शीर्ष पूर्ण रूप से सपाट हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। पठार का प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे खनिज तत्व तो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं पठारों में। ठीक है, इसको याद रखना, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो ये सबको लिखवाना तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब भारत का जो दक्षिण है, भारत के दक्षिण के पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, या तो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसे है, ऐसा है ना, त्रिभुजाकार। तो लिख लो उसकी आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। चलो, मैं बताया था भारत कौन से लैंड से टूट के आया था, भारतीय प्रायद्वीप कौन से लैंड से टूट के आया है, गोंडवाना लैंड से आया है ना, गोंडवाना लैंड। अंगारा। तो ये क्या होगा, किसका भाग होगा, गोंडवाना लैंड का भाग होगा। गोंडवाना लैंड का भाग होगा। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड का ही भाग है, मतलब वो क्या है, वो तो 20 करोड़ साल पहले बना था ना। तो सबसे पुरानी स्थलाकृति होगी, है ना, वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो क्या होगा ये, भारत का सबसे पुराना भूभाग होगा। उत्तर भारत का मैदान तो अभी बन रहा है ना, रिसेंटली बन ही रहा है, उसका निर्माण हो ही रहा है। होलोसिन युग में बन ही रहा है, प्लीस्टोसिन, होलोसिन, ये सब को आपको मैं उसमें पढ़ाऊंगा, चट्टानों में। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना भूभाग, सबसे पुराना भूभाग है ये। ठीक है, ये आप लोगों का प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक बार देखते हैं। यहाँ तो क्लियर है। ये है आपका भारत। अब भारत में प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे उसको एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार ही पढ़ेंगे। ये वाला एरिया आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार ही है। ठीक है, इस प्रायद्वीपीय पठार के बाद इसी पठारी क्षेत्र में जो आपका बगल में पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, ये दोनों घाट है ना। तो यहाँ पे जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के पहाड़ों के बारे में छोटा सा जानकारी ले लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप का पठार, सॉरी प्रायद्वीपीय पठार ही लिखो इसको। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, क्या है ये, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। एक सेकंड, यहाँ पे आपका क्या होगा, विंध्यन पर्वत श्रृंखला। और ये यहाँ पे क्या होगा आपका, सतपुड़ा पहाड़ी, है ना। तो VS लिख देता हूँ, ऊपर वाले विंध्यन, नीचे वाले सतपुड़ा। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे यहीं पे एक जगह है, ये वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, ये भी एक पठार है। इसमें कुल मिला के हम लोग 4 पठार को अच्छे से देखेंगे। इसको मैं 4 भाग में बांट दे रहा हूँ। ये झारखंड का एरिया है, तो इसको एक और पठार का नाम देंगे। ठीक है, तो ये जो पठार है इसको हम लोग MBB करके याद रखना, MBB करके। ठीक है ना, MBB। अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, क्लियर, तो काला में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा MBB। और इसका है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का पठार को तो तुमको पता ही होगा ना, कि ये झारखंड क्षेत्र को पूरा छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। तो ये कहाँ है, झारखंड में है। और ये MBB लिखा हूं मतलब क्या, ये मालवा का पठार। ठीक है, ब का मतलब बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में बघेलखंड का पठार पढ़ते हो ना, वही है ये क्या, बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये तीनों याद रखना, MBB, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। ये मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में है। ठीक है, तीनों। और ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ गुजरात से निकला हुआ है, ऐसे करके गया हुआ है, कौन सा, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों का, थार का मरुस्थल है। ठीक है,
तो ये आप लोग का पठार हो गया। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निचली भाग में, इसको गलत बना दिए थोड़ा, ये प्रायद्वीपीय का पठार है, प्रायद्वीप पठार, ठीक है। ये वाला निचली एरिया में जो है आपका ये वाला, ये क्या है, दंडकारण्य का पठार, दंड कारण्य का पठार। दंड कारण्य का पठार पढ़ते हैं नीचे वाले भाग में, छत्तीसगढ़ के भूभाग में भी आता है ना। यस छत्तीसगढ़ सर। के भी इस कलाकृति को चार भाग में बांट के रखे हैं, क्या क्या बताओ? जसपुर सांबरी पाठ प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी का मैदान, और दंडकारण्य दंड क्षेत्र, कारण। है ना। हम्म। तो ये दंडकारण्य क्षेत्र यही है प्रायद्वीपीय पठार का भाग, ठीक है। तो इस दंडकारण्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? इसके अंतर्गत तुम्हारा छत्तीसगढ़ आएगा, और आंध्र प्रदेश आता है, और ओडिशा आता है। ये तीनों एरिया में फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार, ठीक है। अब इतना लिख लिए, तो ये बघेलखंड के पठार को मैं मिटा रहा हूं। अब यहाँ पे है क्या, असम। असम में यहाँ पे है शिलोंग। कहाँ पे? मेघालय में है शिलोंग, और असम के वाला एरिया ये है, ठीक है। ऊपर वाला जो बड़ा एरिया किया हूँ वो असम है, और नीचे वाला क्या है, शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, शिलोंग का पठार। इसी को शिलोंग बोल दो या मेघालय का पठार बोल दो, ठीक है, वही है, ठीक है, शिलोंग के पठार। इसी शिलोंग के पठार के आसपास से आप लोगों को गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मिलेगी। और ये है आप लोगों को असम के क्षेत्र में वो कहलाता है, वो है कार्बी ओंग लोंग, कार्बी ओंगलोंग का पठार। ये कहाँ है आपका? असम क्षेत्र में है। तो ये सारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के ही भाग हैं, ठीक है ना। मतलब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का ही एरिया है पूरा, ये फैला हुआ है पूरा, ठीक है, अंदर अंदर से, ठीक है। तो इतना को याद रखना, इतने स्थलाकृति को हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे अब, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? पोजीशन सबका क्लियर है? मालवा का पठार कहाँ है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, बघेलखंड का पठार कहाँ है, शिलोंग का पठार कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, कार्बी आंगलोंग का पठार कहाँ है, शिलोंग का पठार कहाँ है, अरावली कहाँ पे है, विंध्य कहाँ पे है, सतपुड़ा कहाँ पे है, पूर्वी घाट कहाँ है, पश्चिमी घाट कहाँ है, ये सब दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरावली पर्वत। इतना क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं हम लोग अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में एक एक चीज देखते हैं। लिखिए अरावली। एक सेकेंड। चलिए, अरावली पर्वत अब थोड़ा अच्छा लगेगा राइटिंग, ठीक है ना इसमें। चलिए, अरावली पर्वत की ये क्या है, सबसे पहले ये प्राचीनतम वलित पर्वत है, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। इसको याद रखना, सबसे प्राचीन, क्योंकि ये आर्कियन भूभाग का हिस्सा है, ठीक है ना। सबसे पुराने चट्टान को क्या बोलते हैं? आर्कियन चट्टान बोलते हैं, याद रखना। और ये आर्कियन चट्टानों से ही बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या हो चुका है, एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब क्या? इसका बहुत अपर्दन हो चुका है, पूरा इतना अपर्दन हो चुका है कि ये एक पठार की तरह दिखने लगता है पूरा, ठीक है। इसके शीर्ष शीर्ष से सब खत्म हो गए हैं। चलो बताओ, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शीर्ष क्या है, मतलब ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है नी, गुरु शिखर है कि नहीं? यहीं पे क्या है, माउंट आबू है। जैन लोगों का मंदिर है यहाँ पे, क्या? दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, माउंट आबू में। ये गुरु शिखर का हाइट कितना है? 1722 मीटर है, इसको याद रखना, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? जैसे मैं यहाँ मैप में बनाया था, तो देखो ये कहाँ से विस्तारित है, गुजरात से निकला, दिल्ली से राजस्थान में गया, राजमहल। है ना, गुजरात में, राजस्थान में, यहाँ पे हरियाणा में, और यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है। तो चार जगह में फैला हुआ है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में आप लोगों का जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी पहाड़ी के यस गिरिपाद सर। में बना हुआ है, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन। इसको याद रखना, अरावली के ही हिल्स के नीचे में बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का क्या, अरावली पर्वत, ठीक है। और इसमें अरावली पर्वत में अगर पहला सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, तो दूसरा सबसे ऊंचा बोलेंगे तो उसको बोलते हैं शेर,
शेर शिखर बोलते हैं, ठीक है ना। खैर ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोगों को नहीं पहुंचेगा, यही है। तो ये सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। सबसे नवीन वलित पर्वत बोलने से क्या होगा? हिमालय होगा, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति भवन बना है उस एरिया को क्या बोलते हैं? मजनू का टीला बोलते हैं, मजनू का टीला। क्लियर? रायसेना की पहाड़ी, ठीक है, रायसीना की पहाड़ी के आसपास मजनू का टीला है। और इसी रायसीना की पहाड़ी के आसपास पूरा आप लोगों का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। देखो, राजस्थान में कुछ पठार पाए जाते हैं, इसलिए मेन अरावली के पर्वत, तो ये अरावली के पर्वत के आसपास ही पाए जाते हैं। तो ये इसके नाम क्या क्या है? उड़िया पठार, भोराट पठार और ऊपरमाल पठार। ऊपरमाल, ये तीनों पठार आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। उड़िया पठार बोल देने से उड़ीसा टिक मत मारना। उड़िया पठार कहाँ है? आपका राजस्थान में है, ठीक है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार। तो लिखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया पठार है, ठीक है। ये इसको याद रखिएगा। उड़िया, भरोट, ऊपरमाल, ये सब अरावली श्रेणी में है, क्योंकि अरावली इतना घिस गया है कि उसका हाइट तब 300 मीटर भदोट है से ना। भी नीचे। भरोट? अच्छा, मैं लिख दिया भोराट, लिख दिया क्या? सॉरी, नहीं, ये इसका नाम भोराट ही है जी, मैं भरोट पढ़ रहा हूँ, भोराट ही है, ठीक है। उड़िया, भोराट और ऊपरमाल। भरोट भोराट कुछ भी बोल सकते हो, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। भोराट, भोराट है या भरोट है? भरोट है लग रहा है मेरे को, लेकिन इसको भरोट ही लिख लो। जो भी हो, भोराट या भरोट अगर दिमाग में आए तो ये कहाँ है बोलने से? हाँ सर, राजस्थान। राजस्थान में है ना। अब एक एक चीज उतना नहीं, अब इतना में तो क्लिक कर जाना चाहिए, भोराट हो या भरोट हो आपके राजस्थान में ही है, ठीक है। और उड़िया पठार जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, इसका याद रखना, ठीक। उसके बाद देखिए, अरावली के बारे में एक चीज बताइए, अरावली पर्वत किस टाइप का है? अरावली जो है वो कैसा पहाड़ है? अवशिष्ट पहाड़ है, ठीक है। तो पहाड़ों के प्रकार में एक ब्लॉक पहाड़ होता है, पता है? ब्लॉक पहाड़ होता है, पहाड़ होता है, वलित पहाड़ होता है। तो ब्लॉक पहाड़ किसको बोलते हैं? जैसे ये अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पहाड़ है, तो ये इसमें क्या हुआ? अपर्दन होने के कारण इसकी हाइट, अवशिष्ट होते 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 ये पूरा अपरदित होते होते इसकी हाइट बहुत नीचे हो गया है ना, बहुत गिर गया। उसी प्रकार एक होता है ब्लॉक माउंटेन या तो ब्लॉक पहाड़, ठीक है, भ्रंश पहाड़ जिसको बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? मध्य प्रदेश में दो पहाड़ है ना, विंध्याचल और सतपुड़ा, तो ये क्या होता है आपका? ब्लॉक पर्वत में आते हैं, ठीक है। ब्लॉक पर्वत मतलब क्या? ऐसी भूमि जो, देखिए कुछ भूमि इस टाइप का होती है, तो ये भूमि का लेवल ऐसा है, ठीक है। ये एक्चुअल में भूमि का लेवल है, समतल, लेकिन कुछ कारणों से इसके अगल बगल के क्षेत्र नीचे धंस गए, ठीक है। तो जो नीचे धंस गए और बीच वाला भाग बच गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ब्लॉक पर्वत कहलाएगा, ठीक है। तो इसी के कारण ये आपका विंध्यन है और ये क्या है आपका? सतपुड़ा है, ठीक है। तो विंध्यन और सतपुड़ा दोनों ऊपर रह गए और ये बीच का एरिया भ्रंश बन गया। तो इसी भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। इसलिए भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी बोला जाता है नर्मदा को, ठीक है। तो ये अगल बगल में दोनों ब्लॉक पर्वत बन गए, तो इसी कारण क्या होता है? वो भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी। इसको हम बता दिए, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, अब अगला देखते हैं हम लोग, विंध्य पर्वत, विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत। विंध्यन पर्वत देखो, ये मुख्य रूप से कहाँ है विंध्यन पर्वत? कहाँ है? मध्य प्रदेश में मध्य नहीं है, प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में विस्तारित है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से भारत को दो भाग में बांटती है, इधर उत्तर भारत और दक्षिण भारत। जब कर्क रेखा पढ़ा रहा था तो भी मैं बताया था, कर्क रेखा विंध्यन पर्वत के ऊपर से होकर गुजरती है करके बताया था ना। और कर्क रेखा भी भारत को दो भाग में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। तो ऑब्वियस सी बात है कि विंध्यन पर्वत भी भारत को दो भाग में बांटेगी, उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। और इसी का कारण से उत्तर की नदियां नीचे की ओर नहीं आती और नीचे की नदियां ऊपर की ओर नहीं जाती। तो ये उत्तर और दक्षिण में जल विभाजक की तरह भी कार्य करता है, इसको भी लिख लीजिए। ये उत्तर दक्षिण में जल विभाजक की तरह कार्य करता है, जल विभाजक की तरह कार्य करता है, ठीक है। आया समझ में? अब देखो, जिस प्रकार से
लघु हिमालय था वो 4 भाग में बटा हुआ था, पीर पंजाल, धौराधर, नाग टिब्बा, महाभारत करके। उसी प्रकार विंध्यन भी 4 भाग में बटा हुआ है, याद रखना इसको, विंध्यन। इसीलिए उसको विंध्य पर्वत कभी मत बोलना, विंध्यन पर्वत ही बोलना। विंध्य पर्वत उसके पश्चिमी भाग को बोला जाता है, ये विंध्यन। फिर उसके बाद भारनेर, कैमूर, फिर छोटा नागपुर का पहाड़ पारसनाथ। ठीक है, तो ये 4 भाग में बटा हुआ है। सबसे पश्चिमी भाग को बोलते हैं विंध्य पर्वत, उसके बाद वाले को बोलते हैं भारनेर, उसके बाद वाले को बोलते हैं क्या, कैमूर। कैमूर पर्वत श्रृंखला भारत के छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में टच करता है, कोरिया एरिया को। जब पढ़ते हो तो कैमूर पर्वत श्रृंखला पढ़ते हो कि नहीं, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में यस सर। ये है। ठीक है, उसके बाद छोटा नागपुर के पठार में पारसनाथ। पारसनाथ की पहाड़ी पढ़ते हो, अभी जहाँ पे विवाद हुआ था झारखंड में, ये जैन लोगों का प्रमुख स्थल है, जहाँ पे पारसनाथ को क्या मिला था, समाधि लिए थे पारसनाथ, है ना। तो पारसनाथ की पहाड़ी, तो ये कहाँ है, झारखंड में है। कैमूर बिहार और छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में है। भारनेर मध्य प्रदेश में है। विंध्यन मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ एरिया में है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये 4 भाग में फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब इस जो विंध्यन पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखना। विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। ठीक है, इसी को माउंट कुलुनूल भी बोलते हैं, कुलुनूल। कुलुनूल बोलो या तो सद्भावना शिखर बोलो, दोनों एक ही है। ये विंध्यन की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखना। इसके हाइट की जरूरत नहीं है याद करने की, कहाँ पे है। ये सब चीज को हमारे सिलेबस से बाहर है, इतना डीप नहीं पूछेगा। ये पूछेगा विंध्यन का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना शिखर है। ठीक है, माउंट कुलुनूल। ठीक है, अब देखो विंध्यन के दक्षिण में कौन सी नदी बहेगी, ये विंध्यन है, ये सतपुड़ा है, और इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, कौन, नर्मदा। और सतपुड़ा के नीचे में ताप्ती। एक नदी बहती है, ताप्ती। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती दो नदी बहती हैं, दोनों भ्रंश घाटी में बहती हैं। और दो ऐसी नदियां हैं मात्र मध्य भारत की जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। बाकी सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो ये दोनों नदियां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो विंध्यन पर्वत के दक्षिण में बहने वाली नदी कौन सी, नर्मदा नदी, जो भ्रंश घाटी में बहती है और कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, उसके बाद ये सतपुड़ा, उसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा। सतपुड़ा और विंध्यन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, भ्रंश घाटी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, और सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। क्लियर। और नर्मदा नदी का जो घाटी है वो किसके लिए पॉपुलर है, चूना पत्थर के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, विंध्यन पहाड़ी का, विंध्यन पहाड़ी क्या लिखो, विंध्यन पहाड़ी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर हेतु प्रसिद्ध है, ये लिखो। एक नाम सुने हो, कटनी, मध्य प्रदेश में कटनी जगह सुने हो, यस सर। ये कटनी चूना के लिए फेमस है कि नहीं है, कटनी का चूना बोलते हैं, है ना। कटनी का चूना बहुत पॉपुलर है, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो विंध्यान की पहाड़ी में ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अब चूना के पत्थर से ही क्या बनता है, मार्बल का निर्माण होता है ना। तो भेड़ाघाट, भेड़ाघाट क्षेत्र जो है जबलपुर में, यहीं पे नर्मदा नदी एक भेड़ाघाट जलप्रपात बनाती है ना। ठीक है, तो वहीं आसपास क्या मिलता है, मार्बल मिलता है, मार्बल। तो भेड़ाघाट क्षेत्र मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ आसपास है, जबलपुर आसपास है, याद रखना इसको। तो ये सब आपके विंध्यन पर्वत श्रृंखला में आएंगे। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला में चूना पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है, ये मार्बल के लिए फेमस है, मार्बल के लिए जबलपुर का भेड़ाघाट प्रसिद्ध है। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़, ये पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत भी एक कैसा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत भी एक ब्लॉक पर्वत है। अब इसको क्या बोल सकता हूँ, नर्मदा, इधर से क्या बहती है, उत्तर में नर्मदा और नीचे में ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में सतपुड़ा पर्वत स्थित है कि नहीं है।
चल, अब उसके बाद ये चार भाग में बटेंगे ये भी। ठीक है, इसको चार भाग में बांट देना है सतपुड़ा पहाड़ी को। इसको तीन भाग में बांटो, ठीक है, वो चार भाग में बंटता है विंध्यान, ये तीन भाग में बटेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा? ये भी कहाँ से स्टार्ट होगा? गुजरात से स्टार्ट होगा और ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा वाले क्षेत्र में आके रुकता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कवर्धा वाला क्षेत्र को कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? मैकाल पहाड़ी बोलते हैं ना, मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत के पश्चिम भाग, पूर्व भाग में होने के कारण कवर्धा कैसा है? वृष्टि छाया क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, तो ये गुजरात वाला एरिया क्या कहलाएगा आप लोगों का? राजपीपला। ठीक है, और ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? महादेव पहाड़ी। इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। ये तीन भाग में बांटना है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। क्लियर? तो ये गुजरात से निकलेगा, ये मध्य प्रदेश तक जाएगा, ये महादेव पहाड़ी पूरा मध्य प्रदेश में होगा। और ये मध्य प्रदेश के पश्चिम पूर्वी क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के कवर्धा तक फैला हुआ है। ठीक है, तो राजपीपला, महादेव और मैकाल ये तीन भाग में बटा हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक चीज याद रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ की ऊंचाई को याद रखना, ये पूछता है, क्योंकि यहाँ पे पचमढ़ी नामक एक हिल स्टेशन है, पचमढ़ी, जो कि थोड़ा सा पॉपुलर है। ठीक है, तो पचमढ़ी नामक हिल स्टेशन है जो धूपगढ़ में है, और ये महादेव पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा के महादेव वाले भाग में है ये धूपगढ़, याद रखना इसको। ठीक है, और यहीं पे क्या है आप लोगों का? मैकाल श्रेणी में एक क्षेत्र आता है क्या? अमरकंटक, सुने हो? मैकाल की ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। अमरकंटक में कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है अमरकंटक से? नर्मदा नदी निकलती है। कुछ नहीं बताते हो आप लोग। अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो इसको बस इतना ही याद रखना। ये तीन भाग में बटा हुआ है, राजपीपला, महादेव और मैकाल में। पश्चिमी भाग को राजपीपला बोलते हैं, मध्य भाग को महादेव बोलते हैं, और पूर्वी भाग को मैकाल बोलते हैं। ठीक है, और इसका सबसे ऊंचा चोटी है क्या? धूपगढ़। धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा है। ये यहाँ पे पचमढ़ी नामक हिल स्टेशन है। ठीक है, और मैकाल श्रेणी के सबसे ऊंचा चोटी बोलेंगे तो क्या है? अमरकंटक, 1066 मीटर। यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये भी सतपुड़ा भी कौन कौन से खनिज के लिए पॉपुलर है? एक है चूना पत्थर। ठीक है, ये चूना पत्थर के लिए, एक ग्रेनाइट के लिए। अब चूना पत्थर है तो ग्रेनाइट भी तो चूना पत्थर से बनता है। और एक मार्बल के लिए। ठीक है, और एक चीज पाया जाता है यहाँ पे, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज के लिए ये पॉपुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे चार मुख्य रूप से खनिज तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। और यहीं पे पचमढ़ी में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है पचमढ़ी को, इसको याद रखना है। जैव मंडल क्षेत्र, जैव मंडल क्षेत्र पचमढ़ी। ठीक, ये क्या है आप लोगों का? बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों का सतपुड़ा समाप्त हो गया, विंध्यन समाप्त हो गया। अब अगला आप लोग देखते हैं हम लोग गड़जात की पहाड़ी। ये उड़ीसा के आसपास है। ठीक है ना, इसको भी याद रख लेना। चलिए, एक लिखिए, गड़जात पहाड़ी। गड़जात, गड़जात पहाड़ी। ठीक है, ये 382 किलोमीटर लंबा है ये पहाड़। इसकी लंबाई, जैसे ये देखिए, ये भारत है, तो ये उड़ीसा क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे उत्कल तट है। तो इस उत्कल तट के ही पैरेलल ये फैला हुआ है। ठीक है, गड़जात पहाड़ी। ये वाला आपका क्या है? गड़जात पहाड़ी है। ठीक है, ये उड़ीसा है, उड़ीसा क्षेत्र। ठीक है, तो ये उत्कल तट के पैरेलल विस्तृत है, ऐसा लिख लो। उड़ीसा में है इसका विस्तार, उड़ीसा में उत्कल तट के समांतर फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें तो ये पूर्वी घाट का भी हिस्सा माना जा सकता है ना? तो इसको लिख लो, पूर्वी घाट का हिस्सा है, ऐसे लिख लो। ठीक है, इसमें ये इसका जो निर्माण है वो आर्कियन सेल समूह से हुआ है। आर्कियन मतलब सबसे पुराना सेल समूह। ठीक है, आर्कियन
सेल समूह से इसका निर्माण हुआ है। तो आर्कियन सेल समूह से निर्माण हुआ है, मतलब इसमें क्या होगा, खनिज तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे, है ना। आर्कियन, धारवाड़ और गोंडवाना, ये तीनों सेल समूह ऐसा है जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में हम लोगों को खनिज लवण मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे प्राचीन सेल समूह है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। नाम सुने हो, महेंद्रगिरी, उड़ीसा का। जी सर। ये सबसे ऊंची चोटी है ना, 1501 मीटर लगभग है। बस इसमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। गडजात पहाड़ी उड़ीसा में उत्कल तट के समांतर फैला हुआ है, पूर्वी घाट का हिस्सा है, आर्कियन सेल समूह का हिस्सा है, 382 मीटर किलोमीटर लंबा है। खनिज लवण में प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, और महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अब हम लोग धीरे से देखते हैं बीच की मध्य भूमि। ये सब अब पहाड़ियों को हम लोग खत्म कर दिए है ना। जो प्रायद्वीपीय पठार में चार पहाड़ मुख्य रूप से थे, विंध्यान, सतपुड़ा, गडजात और ये अरावली, ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो बीच का मुख्य भूमि है बीच में। ठीक है, इसको हम लोग तीन भाग में, चार भाग में बांटा था, कौन कौन सा, मालवा, क्या क्या, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का बघेलखंड। पठार। ठीक है। तो ये चारों पठारों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, मालवा का पठार कौन से क्षेत्र में है, बघेलखंड का पठार कौन से क्षेत्र में है, बुंदेलखंड का पठार कौन से क्षेत्र में है, तो ये चीज दिमाग में होना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मध्य उच्च भूमि लिख लीजिए टॉपिक में, मध्य उच्च भूमि, मेन इसको लिखिए सेंट्रल लैंड। ठीक है। इसमें लिखिए, इसमें मुख्यतः चार पठार आते हैं, लिखिए इसके अंतर्गत, अंतर्गत मुख्यतः चार पठार आते हैं। उन चारों का नाम लिखिए, एक है मालवा का पठार, दूसरा है क्या, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, तीसरा में लिखिए बघेलखंड का पठार, और चौथा में लिखिए छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। तो सबसे पहले मालवा का पठार। तो मालवा का पठार, इनका पोजीशन याद रखना, मालवा का पठार जो है वो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र में और मध्य प्रदेश और थोड़ा सा मात्रा गुजरात में फैला हुआ है, मालवा का पठार। ठीक है। बुंदेलखंड का पठार एमपी और यूपी में फैला हुआ है, यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है। उसी प्रकार बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के भी ऊपरी भाग में थोड़ा सा छोटा नागपुर का पहाड़ आता है। ठीक है। और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है ये। ठीक है। तो इसका पोजीशन मैं भारत के मैप में बता देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको लिख लिए कौन कौन से एरिया में। तो सबसे पहले देखिए मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है ये आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में है। तो ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है आप लोगों का, ये मालवा का पठार है। ठीक है। यहाँ एम लिख देता हूँ, मालवा का पठार। उसके बाद है क्या आपका, बघेलखंड का पठार। तो ये वाला एरिया आपका क्या है, बघेलखंड का पठार बी। क्योंकि यहाँ देखो, ये उत्तर प्रदेश है ना, ये वाला जो बिंदु कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। मध्य प्रदेश को देखो, ये इस टाइप का बना हुआ है मध्य प्रदेश, तो ये यूपी में आता है ये वाला एरिया। ठीक है ना। तो ये आपका बघेलखंड का पठार है, ये वाला एरिया। आया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सॉरी, ये बुंदेलखंड का पठार है ना। अब बघेलखंड का पठार कहाँ है, ये वाले एरिया में है। ये इस टाइप का इधर से फैला हुआ है, थोड़ा सा ऐसा टाइप का। ठीक है। ये आपका क्या है, बघेलखंड का पठार। ये बिहार के कुछ एरिया को टच करता है, ठीक है ना, बघेलखंड का पठार। और मध्य प्रदेश और बिहार में और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। उसके बाद है आपका छोटा नागपुर का पठार, ये वाला छोटा नागपुर का पठार, यहाँ ये वाला एरिया। ठीक है, सॉरी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है। तो इसमें देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है और ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है। तो ये छोटा नागपुर का पठार आपका चार राज्यों में फैला हुआ है। ये बघेलखंड का पठार,
ये इसको यूपी भी लिख लो, बघेलखंड के पठार को, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की, यूपी भी लिख लो। तो ये बिहार, बघेलखंड एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़, ये तीनों, और यूपी में भी फैला हुआ है, ठीक है, ऐसे करके लिख लो, 1 2 3 और 4 जगह में फैला हुआ है, ठीक है। ये यूपी और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है बघेलखंड, और ये गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, ठीक है, मालवा का पठार। तो ये आप लोगों का तीनों का पठारों को दिमाग में बिठा लीजिए, इनको पोजीशन को, ठीक है। सबसे पहले मालवा का पठार आएगा, ये मालवा का पठार। फिर ये होगा आपका बुंदेलखंड का पठार। फिर उसके बाद आएगा आपका बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का। उसके बाद आएगा आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसको दिमाग में बिठा लीजिए पूरा, इनके पोजीशंस को याद रखिएगा। अब उसके बाद एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मालवा का पठार देखेंगे, ठीक है। तो मालवा का पठार कहाँ पे होगा? ये कौन सा पर्वत है जी? अरावली पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा पर्वत है? विंध्यन पर्वत है। तो अरावली और विंध्यन पर्वत के मध्य में मालवा का पठार अवस्थित है, ठीक है। चलिए पहला लिखिए मालवा का पठार। मालवा का पठार लिखो, इसमें लिखो मालवा के पठार में ये अरावली और विंध्यन के बीच में है। अरावली और विंध्य पर्वत के मध्य में स्थित है मालवा का पठार, ठीक है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये मालवा का पठार है। उसके बाद लिखो इसका निर्माण किससे हुआ है? पठार है मतलब लावा से निर्माण हुआ है, ठीक है। जब क्रिटेशियस युग में बहुत सारे लावा उद्गार हुए थे, तो जो भूमि में खड्डे बने हुए थे, गड्ढे बने हुए थे, उस गड्ढों में उस लावा के ट्रैप हो जाने से, पिघल कर उसमें जम जाने से इन पठारों का निर्माण हुआ है, ठीक है। पठार मतलब वो जो गड्ढा गड्ढा था उसको क्या कर दिया, लावा पिघल पिघल के उसमें जम के पूरा समतल कर दिया भूमि को, है ना, इसीलिए इसको पठार बोलते हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण क्या हुआ है? लावा से निर्माण इसका हुआ है, ठीक है। और ये और क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, इसके प्रमुख नदियों को लिख लो। इसमें प्रमुख नदी चंबल, सिंध, बेतवा, ठीक है, केन, ये सब इसकी प्रमुख नदियां हैं इस क्षेत्र की, ठीक है। जो किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है ये सब, ठीक है। अब बताओ लावा के जमा होने से कौन सा चट्टान बनता है? बेसाल्ट, बेसाल्टिक चट्टान बनता है। इस बेसाल्टिक चट्टान से क्या होता है? इसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और ये काली मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? गन्ना और कपास के लिए अच्छी होती है। तो कपास के लिए अच्छी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? और कपासी मिट्टी बोला जाता है। और इसको ही क्या बोला जाता है? रेगूर बोला जाता है, कन्हार या रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। कई लोग काली मिट्टी को अपने सर पे लगाने के लिए भी उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ हो गया आप लोगों का मालवा का पठार। अब अगला देखते हैं हम लोग बुंदेलखंड का पठार। यहाँ तक क्लियर है? अगला लिखिए बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है? 2 जगह में, ठीक है। कहाँ कहाँ? एमपी और यूपी में। मध्य प्रदेश और यूपी में फैला हुआ है बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। अब इसमें ये भी क्या है? प्राचीन भूभाग का है ना, प्राचीन चट्टानों का भाग है, प्राचीन चट्टान का हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? मुख्य रूप से खनिज लवण पाए जाते हैं। क्या क्या खनिज पाए जाते हैं? चूना पत्थर, लोहा, लौह अयस्क और बॉक्साइड, ये सब पाए जाते हैं। बैकग्राउंड में कुछ कुछ आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक, चलिए। तो प्राचीन चट्टान का हिस्सा है, यहाँ चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना। देखो ये, अब एक चीज याद रखना, यहीं पे जो आप लोग चंबल नदी है ना, चंबल नदी वो यहीं पे बीहड़ों का निर्माण करती है। चंबल नदी के द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। चंबल नदी इसी क्षेत्र में बहती है, मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो यहाँ पे बीहड़ों का निर्माण
करता है ये। और इसी समय यहाँ पे डाकुओं का राज हुआ करता था, है ना। एक मूवी आया था ना इरफान खान का, उसका क्या था, उसमें का जो डाकू था वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। वो चंबल क्षेत्र में ही बहुत एक्टिव हुआ करते थे, है ना। तो ये चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा अपरदित कर दी है वहां की भूमि को चंबल नदी, जिसके कारण ये बुंदेलखंड घाट एकदम बीहड़ है, बीहड़ बीहड़ क्षेत्र है पूरा, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, फूलन देवी बघेलखंड का सर। पठार। बुंदेलखंड के बाद कौन सा? फूलन देवी बोल रही थी। फूलन देवी थी सर। नहीं, फूलन देवी नहीं था। चलिए अगला लिखिए, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड का पठार मुख्य रूप से कहाँ कहाँ फैला हुआ है? एमपी, सीजी, यूपी और बिहार, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। मुख्य रूप से तो ये एमपी और सीजी में ही है, थोड़ा थोड़ा मात्रा ये यूपी और बिहार में भी शामिल है, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, सोन, ठीक है, ये मुख्य रूप से बहने वाली नदी है। और ये दोनों नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, इसको याद रखें। अब नर्मदा घाटी और सोन घाटी का बेसिन किस लिए फेमस है? कोयला क्षेत्र के लिए, है ना। कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। बस एक मध्य प्रदेश में क्या है, सिंगरौली नामक जगह है ना। सिंगरौली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये नर्मदा घाटी बेसिन पे स्थित है। यहाँ पे कोयला अत्यधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एनटीपीसी की स्थापना की है, ठीक है। याद रखना। तो ये हो गया आप लोगों का बघेलखंड का पठार। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, मेन इतना भी डीप नहीं पूछेगा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से ही पढ़ लीजिए इसको। अगला देखिए, छोटा नागपुर का पठार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला देखिए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। प्रायद्वीपीय पठार में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, छोटा नागपुर का पठार। सबसे पहले इसका एरिया कहाँ कहाँ है? झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्र में है, ठीक है। ये याद रखना। इसको क्या बोला जाता है? भारत का रूर बोला जाता है। भारत का रूर बोला जाता है। रूर क्यों बोला जाता है भारत का रूर? रूर क्या है? रूर जर्मनी का एक जगह है, ठीक है, जर्मनी का, जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में खनिज संपन्न क्षेत्र है वो। अत्यधिक खनिज संपन्न क्षेत्र है जर्मनी का, खनिज संपन्न क्षेत्र। चूंकि छोटा नागपुर का पठार भी भारत के सबसे ज्यादा खनिज संपन्न क्षेत्रों में आता है, और सबसे अधिक खनिज संपदा हमें छोटा नागपुर के पठार में ही देखने को मिलता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भारत का रूर बोलते हैं, ठीक है। और क्या इसमें याद रखना, इसको याद रखो, ये आर्कियन चट्टानों से बना है। जहां भी आपको पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण देखने को मिले, तो वो या तो आर्कियन चट्टान होगा या तो धारवाड़ चट्टान होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आर्कियन चट्टान होगा, इसको याद रखना। तो ये किससे बना हुआ है? आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है। बीच बीच में आर्कियन के साथ साथ नर्म ये आप लोगों को धारवाड़ चट्टान देखने को मिलेगा, और कहीं कहीं पे गोंडवाना चट्टान भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये निम्न मात्रा में है, लेकिन अधिकतम आर्कियन चट्टान से ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो आर्कियन चट्टान में कौन से अयस्क मिलेंगे? आपको लौह अयस्क देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? बॉक्साइट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? अभ्रक, यूरेनियम देखने को मिलेगा, अभ्रक और यूरेनियम, ये सब देखने को मिलेगा। और आप लोगों का, सॉरी, आर्कियन में नहीं, ये धारवाड़ में दिखता है। आर्कियन चट्टान में देखो, आर्कियन चट्टान जब अपरदित होता है तो क्या बनता है? धारवाड़ बनता है, ठीक है। आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टान बनता है, इसको याद रखना। तो जो जो आपको आर्कियन में देखने को मिलेंगे वो सब चीजें आपको धारवाड़ में भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो लगभग इसमें सारे धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज लवण देखने को मिलेंगे। अब गोंडवाना भी है, तो गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला मिलता है, तो कोयला भी आपको देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सब मुख्य रूप से खनिज लवण आपको देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, मुख्य रूप से अब झारखंड में फैला हुआ है,
तो झारखंड में कौन सा एक जगह है, क्या जान रहे? धनबाद, जमशेदपुर, ये सब नाम सुने हैं कि नहीं? ये सब छोटे नागपुर के पठार में ही स्थित हैं। जमशेदपुर में टाटा का पहला कंपनी खुला था, टिस्को, पता है ना? कब खुला था? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? बताओ, अभी इसको भी पढ़ोगे खनिज लवण में, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? और उसको स्थापना करने वाले, जवाब दीजिए कुछ। टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था, ठीक है ना? और इसको स्थापना करने वाले कौन थे? दोराबजी टाटा। ठीक है, वही टाटा कंपनी अभी तक चल रही है, ठीक है ना? इसको याद रखना। ये जमशेदपुर में इसीलिए स्थापना किया गया था क्योंकि ये यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम, कोयला मिलता है, ठीक है। और इसी के कारण, उसके अवेलेबिलिटी के कारण यातायात खर्चा कम लगेगा, उनको ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगा, और तुरंत का तुरंत वहां पे स्टील और लोहा प्रोडक्शन होगा। इसीलिए टिस्को बेस्ट जगह में खुला था, इसलिए उस एरिया को पूरा जमशेदपुर उन्हीं का हो गया है, वो खरीद लिए पूरे जमशेदपुर को इसी चक्कर में। अब ऐसे ही समझिए। अब उसी में देखिए, इसी क्षेत्र में, छोटा नागपुर के पठार ही क्षेत्र में, एक हजारीबाग नामक स्थान आता है झारखंड का, जो किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है। झारखंड का हजारीबाग, इसको भी याद रखना। अब इसमें आपका राजमहल की पहाड़ी देखने को मिलती है झारखंड में, ठीक है। यहीं पे आपको पारसनाथ का नीचे वाला एरिया दिखने को मिलता है, पारसनाथ, ठीक है ना? पारसनाथ का दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखो। यहीं पे, हाँ, जमशेदपुर में एक नदी बहती है, कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी, इसको याद रखना। स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर में बहती है। ये एक जलप्रपात बनाती है, उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात, इसको भी याद रखना, ठीक है। ये सब आपके छोटा नागपुर पहाड़ क्षेत्र में आता है, इसलिए ये सब चीज को बता रहा हूँ। इसको जब नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो फिर एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का क्या, छोटा नागपुर का पठार। अब अंतिम में देखते हैं दंडकारण्य का पठार। ये छोटा नागपुर का पठार क्लियर? कोई दिक्कत है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत में यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज लवण पाए जाते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। आर्कियन चट्टान अधिकतर है, और आर्कियन चट्टान के साथ साथ कुछ धारवाड़ और गोंडवाना चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ पे पर्याप्त खनिज की अवेलेबिलिटी के कारण 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। यहीं पे राजमहल और पारसनाथ की पहाड़ियां स्थित है झारखंड क्षेत्र में। धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर जैसे कोयला और लौह अयस्क से परिपूर्ण जगह यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी बहती है, जहाँ पे हुंडरू जलप्रपात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक। अगला देखो, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य का पठार कौन से एरिया में फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये छत्तीसगढ़ है, ये वाला एरिया क्या है? इधर वाला एरिया उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है। और ये नीचे वाला एरिया क्या है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना? तो ये इस एरिया में फैला हुआ है टोटल दंडकारण्य का पठार, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में ये पर्याप्त रूप से फैला हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए, अब ये भी किस चट्टानों से बना होगा? यहाँ पे लौह अयस्क मिलता है ना। एनएमडीसी की स्थापना की गई है दंतेवाड़ा, किरंदुल में, बचेली, किरंदुल में। तो यहाँ पे कौन सा आपको मिलेगा देखने को? आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान, ठीक है। ये आर्कियन चट्टान से निर्मित है, ये याद रखना। उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क के लिए फेमस है, उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क। सोचो, उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क मिलता है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, हम लोग उसको जापान ट्रांसपोर्ट कर देते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह से, ठीक है ना? इसको याद रखना। कहाँ पे मिलता है ये उच्च क्वालिटी का लौह अयस्क? बैलाडीलम में, ठीक है। जिसको हम लोग किसको एक्सपोर्ट कर देते हैं? जापान को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, विशाखापट्टनम के बंदरगाह में। ये मुख्य रूप से क्या, ये बस्तर का पठार क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो हम लोग बस्तर का
एरिया पूरा देखेंगे, उसमें बस्तर का मैदान, बस्तर का पठार, सब चीज देखेंगे तो उसमें बस्तर के पठार में ये दंडकारण्य क्षेत्र पूरी तरह से फैला हुआ है। और इस एरिया में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी बहती है। तो इस एरिया की क्या है, ये जीवन रेखा है। गोदावरी नदी बस्तर की जीवन रेखा है। साथ साथ बस्तर दंडकारण्य के पठार की पूरी जीवन रेखा क्या है? गोदावरी नदी है। ठीक है। उसके बाद क्या, भारत का एकमात्र टीन उत्पादन क्षेत्र है ये, है ना। पूरा 100%, भारत का 100% टीन उत्पादन दंडकारण्य के पठार से ही होता है। दंडकारण्य पठार से ही होते हैं, याद रखना इसको। 100% टीन उत्पादन होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या, अबूझमाड़ नामक जनजाति पाई जाती है। अबूझमाड़ जनजाति ये तो। दंडकारण्य में, इसको पीवी टीजी, है ना, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये कब से स्टार्ट हुआ था पीवीटीजी देना? भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देना कब से स्टार्ट किया गया था भारत सरकार द्वारा? 1975 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। और टोटल कितनी पिछड़ी जनजातियां हैं पूरे भारत में? विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है टोटल? 75। इसको याद रखना, टोटल 75 विशेष पिछड़ी जनजाति है। उसमें 5 पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कौन कौन सा बता पाओगे? ए, बी, के, अबुझ मढ़िया, बैगा, बिरहोर, कोरवा, कमार। चलो छत्तीसगढ़ में पढ़ना वो सब चीजों को। चलिए, और क्या क्या बचा? और ये आप लोगों का दंडकारण्य का पहाड़ क्लियर हो गया, दंडकारण्य का पठार। अगला आप लोग देखिए, हाँ एक और चीज देख लीजिए, वन वन के लिए प्रसिद्ध है ना। कौन सा वन? साल वन। साल वन के लिए दंडकारण्य का पठार जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या, सोना और हीरा भी पाया जाता है। सोना और हीरा की भी उपलब्धता उपलब्धता है, ऐसे करके लिख लो। ठीक है। ये आप लोगों का दंडकारण्य का पठार है। अगला आप लोग देखिए, मेघालय शिलांग का पठार। ठीक है। पहले कार्बी आंगलोंग का पठार देख लो, कार्बी आंगलोंग का पठार। तो कार्बी आंगलोंग का पठार में कुछ नहीं जानना है, ये असम क्षेत्र में है। ठीक है। इसी क्षेत्र में क्या है, डिगबोई। डिगबोई पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है यहाँ पे, पता है भारत का पहला पेट्रोलियम खनन क्षेत्र था डिगबोई, असम क्षेत्र में है। ठीक है, इसको याद रखना। दूसरा देखो, मेघालय का पठार, या मेघालय या शिलांग का पठार। मेघालय या, अरे यार, मेघालय या शिलांग का पठार। ठीक है, ये आखिरी है इस पठार के एरिया का। पठार का सबसे आखिरी भाग है। इसको क्या करना, ये एक तरीके से ये छोटा नागपुर का ही पठार, छोटा नागपुर का ही भाग है ना। छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है। ठीक है। जैसे कि देखो, ये ये देखो, ये भारत है। ठीक है। तो ये आपका झारखंड है। तो ये वाला एरिया आपके पूरा फैला हुआ है, छोटा नागपुर का पठार। बता रहा हूँ, इसको याद से देखना। ये वाला एरिया है पूरा, इस टाइप का फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश वाला एरिया जो है, यहाँ से क्या, कौन सी नदी आती है? गंगा नदी आती है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। यहाँ से तीस्ता नदी आती है। तो इस नदियों के कारण यहाँ पे घाटियों का निर्माण हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है। और यहाँ पे इतना घाटी बन गया कि बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, खड्ड बन गया वहां पे। ठीक है। और उस खड्ड के कारण इसको क्या बोलते हैं, ये एक गैप बना दिया दोनों पठारों के बीच में, घर्षण होते होते ये छोटा नागपुर का पठार इधर और इधर दो भाग में बढ़ गया। ठीक है। तो ये आपका मेघालय का पठार बन गया, ये वाला एरिया। और इधर छोटा नागपुर का पठार रह गया। तो इस गैप को एक नाम से जाना जाता है, क्या? मालदा गैप। क्या बोलते हैं इसको? मालदा गैप बोलते हैं। ठीक है। इसके बारे में अभी पूरा लिखा दूंगा, मालदा गैप को याद रखना। ये मालदा गैप ही छोटा नागपुर के पठार को और मेघालय के पठार को अलग करता है। ठीक है। ये क्या है, मेघालय का पठार है।
ये क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, ये मेघालय का पठार है। लेकिन वास्तव में पहले ये दोनों एक ही थे, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। लेकिन नदी घाटियों के लगातार क्षरण होने के कारण वहां पे एक गैप बन गया, और ये नदियों का अवसाद जो है आके यहाँ पे जमा हो गया। तो ये क्या बन गया, आपका मैदानी क्षेत्र बन गया बंगाल में, है ना। तो आपका बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में एक मालदा गैप है, वो नागपुर के पठार और मेघालय के पठार को पूरा अलग कर दिया, ठीक है। और वहां पे मिट्टी जमा हो गए, जितने भी नदियों के अवसाद आके जमा हो गए। तो उसके कारण क्या हुआ, वहां पे एक मैदान का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालदा गैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखना इसको। या तो बोलना यहाँ का जो प्लेट था वो नीचे धंस गया थोड़ा सा। तो वो जो भी अपने तरीके से जैसा भी कॉन्सेप्ट बना लो, इसको बस याद रखना, ठीक है, मालदा गैप के कॉन्सेप्ट को। आया समझ में? मालदा गैप समझ में आया? छोटा नागपुर का पठार और शिलोंग का पठार एक ही है, लेकिन वो मालदा गैप से अलग हुए हैं। ये चीज याद रखना। तो लिख लो, ये छोटा नागपुर के पठार का ही भाग है, जो कि मालदा गैप, मालदा गैप से अलग हुआ है, अलग हुआ है, ठीक है। ये मालदा गैप कहाँ पे है आपका, बांग्लादेश, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ये दोनों एरिया में फैला हुआ है मालदा गैप, ठीक है। ये भी कैसे चट्टानों से बना होगा, मतलब ये आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों से ही बना होगा, है कि नहीं। जब यहाँ पे खनिज लवण मिलते हैं तो यहीं पे क्या आपकी गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जाति भी है और जनजाति, ये जनजाति भी है और पहाड़ी भी है, ठीक है। ठीक है, तो गारो खास, गारो की सबसे ऊंची चोटी याद रखना, ऊंची चोटी नोकरेक है ना। यहाँ पे नोकरेक नेशनल अभयारण्य भी है, इसको याद रखना, नोकरेक। नोकरेक गारो की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 1575 मीटर है, इसको याद रखना। उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी भी बोल देंगे तो नोकरेक बोल देना, ठीक है। यहीं पे आपका क्या है, मासिन राम, मासिन राम और चेरापूंजी है, मासिन राम और चेरापूंजी यहीं पे है आपके गारो खासी जयंता पहाड़ी पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, थार के मरुस्थल में 50 सेंटीमीटर तक पानी नहीं गिर पा रहा था, और इस एरिया में 1100 सेंटीमीटर तक पानी गिरता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही है। तो सबसे ज्यादा पानी गिरेगा तो यहाँ पे भूमि अपर्दन भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा ना। तो यह क्षेत्र भू अपर्दन से प्रभावित है, भू अपर्दन से बुरी तरह से प्रभावित है, लिखो, बुरी तरह से प्रभावित है, ये लिख लो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखना। मैं पूरा थ्योरी के फॉर्म में लिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग पॉइंट पॉइंट करके याद रखना, ठीक है। जैसे मेघालय शिलोंग का पठार लिख लिए, उसमें एक बुलेट देंगे छोटा नागपुर का पठार है, दूसरा ले देंगे मालदा गैप से अलग हुआ है, तीसरा देंगे गारो खासी जयंत पहाड़ियां हैं, चौथा देंगे यहाँ पे आ, अत्यधिक वर्षा होती है, 1100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ एक बुलेट देंगे, नोकरेक पहाड़ी पाई जाती है, जो कि सर्वोच्च शिखर है, ठीक है ना, जो गारो गारो पहाड़ी में पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि पानी अत्यधिक गिरता है, इसलिए भूमि क्षरण की समस्या है। इस तरीके से बुलेट बना बना के इसको लिखेंगे। फिर दंड कारण्य का पठार बोल दूंगा तो उसमें बुलेट बनाएंगे। यह छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में फैला हुआ है, आर्कियन चट्टान से निर्मित है, 100% टीन भारत पे यहीं से निकलता है। उच्च किस्म के लौह अयस्क मिलते हैं दंतेवाड़ा से, जिसको हम लोग जापान ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अबूझमाड़ जनजाति पाई जाती है। ऐसे करके बुलेट बना बना के लिखोगे, ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो तो जो मैं लिखाता मासिन हूँ राम उसको, क्षेत्र खासी में है ना? हाँ हाँ, खासी में है। तो देखिए, ये तीनों इस तरीके से हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो यहाँ जैसे ही मानसून घुसता है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये मानसून यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, मतलब आपस में ही यहीं पे ही घूमने लग जाता है। और जब यहीं पे घूमेगा तो बहुत ज्यादा तड़ित झंझा होगा, बहुत ज्यादा संघनन होगा, और बादल पानी के रूप में नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये गारो, खासी, जयंतिया, तो ये मासिन राम में है, ठीक है। और गारो में नोकरेक है, नोकरेक जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। आज यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे दक्कन का पठार, जो दक्कन का पठार छूट गया है पूरा, उसको देखेंगे। उसमें महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, तेलंगाना का पठार, इस सब चीज को कंप्लीट करेंगे।
फिर तटीय मैदान कंप्लीट करना है, फिर भारत का द्वीप खत्म करना है। उसके बाद ये आप लोगों का लगभग जियोग्राफी का 50% एरिया कवर हो जाएगा। आप लोगों का मेन क्या है, छत्ती भारत के भूगोल में यही सब चीज है। नहीं सॉरी, इसके बाद नदी अपवाह तंत्र है, उसके बाद आप लोगों का 50 से 60% जो जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेन भारत का प्राकृतिक विभाजन देखना होता है, भारत का जो आप लोग सामान्य जानकारी पढ़े, और भारत का नदी अपवाह तंत्र, इतने पढ़ने के बाद लगभग 50% भूगोल खत्म हो जाता है। उधर का चीज तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं, एक एक दिन में दो दो चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं आज का क्लास, कल देखेंगे बाकी, ठीक है। ठीक है, हिमालय में क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, कोई और दिक्कत है बोलिए। दर्रा पढ़ाने के कोई लिए बोलिए। दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। क्या बचा? दर्रे। हाँ ठीक है ना, तो ये सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सब चीज को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी दर्रे हैं उसको पढ़ लेंगे, है ना। सारे पासेस को नहीं पढ़ाया हूँ ना, ठीक है। सारा दर्रा बच गया है, उसको पढ़ा दूंगा एक बार, ठीक है। उसको स्टेट वाइज पढ़ा दूंगा सबको, और सब राज्यों के प्रमुख चोटियों को भी बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद उत्तराखंड का नंदा देवी है, राजस्थान का गुरु शिखर है, गुजरात का गिरनार है, इस टाइप का सब चीज को एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। मेघालय का शिलोंग पीक या नोकरेक पीक जो है, ठीक है। तो स्टेट वाइज पढ़ा दूंगा उसको, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का प्रमुख जो भी दर्रे हैं, क्या क्या बुर्जीर, काराकोरम, पीर पंजाल, बनिहाल, उसको एक करके पढ़ाऊंगा। हिमाचल प्रदेश लिख दूंगा, उसके बाद बाड़ालाचा, सिपकिला, रोहतांग, इस सबको ऐसे स्टेट वाइज पढ़ा दूंगा सबको, ठीक है। चलिए, ठीक है, फिर आज के लिए इतनी ही कंप्लीट करते हैं।